ऑल स्टूडेंट्स नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज एक खुशी का दिन है कि हमारे जो चैनल है उसके 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। इसमें आप सभी लोगों का बहुत अधिक योगदान है और जिन्होंने भी सब्सक्राइबर करे, चाहे अपने फ्रेंड सर्किल है या परिवारजन है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि जो 23 तारीख का जो वीडियो था उसमें सामान्यतः व्यूज कम आ रहे, जबकि वो महत्वपूर्ण टॉपिक उसमें एनाटॉमी के और फिजियोलॉजी के मैंने काफ़ी क्वेश्चन सोल्व करा रखे। तो बहुत से स्टूडेंट ने उसको न्यू अदरवाइज न्यू ले लिया, कहाँ नॉर्मल होगा, लेकिन उसको आप देखना, उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब आपको मतलब अच्छी दिखाई देगी। और इसमें एक और है कि जो भी वाकई में तैयारी कर रहे हैं पीटीआई एग्ज़ाम की, तो मेरे जो पिछले वीडियो जो पिछले साल से हमने स्टार्ट किया था, तो जितने भी इम्पोर्टेंट है सारे मैंने सोल्व करा के चैप्टर वाइज, तो उसको भी जरूर देखें। सीधी सी बात है, मैं तो यूँ बता रहा हूँ कि आप तुलना करके देख लो। चाहे आप कोचिंग में पढ़ रहे हो, वहाँ की स्टडी में मैंने जो पढ़ा रखी है उसकी स्टडी में तुलना करके देख लेना। आपको सबसे बड़ा मैटर हमारी स्टडी में दिखाई देगा, यानी अपने चैनल पे जो पढ़ा रखा है मैंने उसमें दिखाई देगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैंने जो ये मतलब वैसे ही नहीं कि भाई 100 की तौर पे यूँ पढ़ाना स्टार्ट कर दिया हो, क्योंकि उस समय जो स्टूडेंट देख रहे थे वो तो उन्होंने तो देख रखा है। जैसे हर वीडियो में आपको 30-40 व्यूज दिखाई देंगे तो पढ़ रखा है। लेकिन अगर आप नए जुड़े तो पुराने वीडियो को जरूर देखें और आप तुलना करके देखना कि आपको क्या अच्छा लगेगा, कोचिंग वाला या फिर हमारे चैनल पर बनाए गए वीडियो। तो देखिए इसमें आगे तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे हो गया था 75 तो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 76 पर चल रहे हैं हम। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस चैनल पर स्टडी करते हैं। और एक बार फिर बोलना चाहूँगा, जिन्होंने भी सब्सक्राइब करवाया, बहुत मेहनत की दिन दिन पर अपने मतलब फ्रेंड्स में या परिवार जो जने उनको शेयर करके वीडियो में सब्सक्राइबर मतलब बढ़वाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से कुछ रहते हैं, वो तो आपको भी पता है, वो हर जगह रहते हैं मतलब। तो अगर 2-5 अनसब्सक्राइबर भी कर दिया उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पॉजिटिव सोच वालों की संख्या ज़्यादा थी। और नेगेटिव आप भी जानते हो, हमेशा जो पॉजिटिव ऊर्जा जो होती है ना, एनर्जी, उसकी जीत होती है, नेगेटिव एनर्जी हमेशा हार जाती है। तो इस प्रकार से देखिए इसमें तो चिंतक पे चल रहे थे हम। सामान्य रक्तचाप बनाए रखने के लिए, सामान्य रक्तचाप बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए कौन सा आसन, कौन सा आसन, कौन सा आसन सहायक है, सहायक है। तो इसमें दिया है, पहला है शवासन, शवासन। दूसरा है पद्मासन। तीसरा दिया है शीर्षासन। और चौथा दिया है सल्वासन। चौथा सल्वासन। तो अगर आपकी स्टडी सॉलिड है ना, कहते हैं ना हम तो कोचिंग की तैयारी कर लिए, हम तो इतने सारे याद कर लिए, तो अगर आपकी स्टडी सॉलिड है तो आपको पता लग जाता होगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो ये तो आपको वो मतलब जानकारी मिल रही कि हम भी अभी भी कितनी गहराई में, और जो नए स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो है सही है। तो इस प्रकार से सवा मतलब शवासन, ये इसमें सव लिख रखा है, शवासन भी कहा जाता है इसको, शवासन। लेकिन जो किताब में प्रिंट, इसमें जो नोट्स में प्रिंट था ना ये पेपर में, वो सब था, तो उसी के अकॉर्डिंग बताया मैंने, तो शवासन भी कहा जाता है इसको। इसके बाद में 77 पर हैंडबॉल खेल में, हैंड बॉल
खेल में, खेल के एक हाफ के लिए, के एक हाफ के लिए, यानी हाफ सीजन होता है ना, उसके लिए, मतलब 2 पारियां होती, फर्स्ट पारी सेकंड पारी, हाफ के लिए कितना समय निर्धारित है, कितना समय निर्धारित है, निर्धारित है। तो इस पर्सन में भी क्या लग रहा था, इस टाइप से स्टार लग रहा था, कोई इसका ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब आजकल तो सुविधा है अपने पास में, किसी भी नेट पे सर्च कर लो, कैसे भी और दूसरी बुक्स देखी, तो ज़्यादातर इसमें जो है 30 जो है ना मिनट का समय दिया हुआ है, लेकिन इसमें कोई सा भी राइट नहीं था। तो ऑप्शन ये था, देखिए पहले में था इसमें 15 मिनट, मतलब जैसे कहते हैं ना, मतलब 2 सेशन होते हैं, तो ये यानी कि दोनों के बीच में, एक तो पहले वाला और एक बीच में फिर क्या, ये 10 मिनट का ब्रेक रहता है, उसके बाद फिर दूसरा जो सेशन होता है वो शुरू होता है। तो 15 मिनट, दूसरा जो है दिया इसमें ये 20 मिनट, 20 मिनट, तीसरा दिया 25 मिनट, और तीसरा दिया है 30 मिनट, चौथा मतलब 30 मिनट। फिर भी इसमें स्टार लगा रखा था, और जो पेपर है सामान्यतः उस समय हो सकता, मतलब विवाद का क्वेश्चन बनाओ तो ज़्यादातर इन पे स्टार लगे रहते हैं, इन पे यूँ माना जाता है कि जैसे डिलीट किया गया हो। लेकिन अगर देखा जाए तो कहीं भी अगर सर्च करें तो मतलब जो है ना 30 मिनट का समय आपको दिखाई देगा इसमें। तो फिर भी आप अपने हिसाब से देख लेना भाई, मेरे हिसाब से जहाँ तक ये सर्च करते हैं ना अपन, तो 30 मिनट का समय होता है, और जो खिलाड़ी है वो जानते हैं वैसे भी। तो हैंड बॉल खेल के एक हाफ के लिए, मतलब जैसे 2 पारी हुई ना, एक तो पहली पारी दूसरी पारी, दोनों पारियों के बीच में मतलब 10 मिनट का गैप रहता है, तो एक हाफ के लिए यानी हाफ पारी के लिए कितना समय निर्धारित है, तो 30 मिनट तो पहले और 30 मिनट बाद में, बीच में 10 मिनट का गैप रहता है। तो इस प्रकार से जहाँ तक मुझे जानकारी, आप स्पोर्ट से संबंधित इस गेम से संबंधित तो कोई खिलाड़ी हो तो उसको ज़्यादा नॉलेज हो सकती है, क्योंकि मतलब यूँ नहीं कि भाई मैं परिपूर्ण, इस तरह कोई भी आज की तारीख में कोई परिपूर्ण नहीं होता है। तो इसको आप जरूर अच्छी तरह से देख लेना। जहाँ तक मेरे हिसाब से 30 मिनट दिया है इसमें। इसके बाद में 78, और कल हो सकता है एक आध जो हैंड बॉल की खिलाड़ी है ना, उनसे मैं मतलब पूछूंगा भाई कितना समय निर्धारित है, तो जाते हो तो उत्तर ये 30 का आएगा। मैंने पूछा भी ना 30 मिनट का है, लेकिन और अब इसमें ये स्टार क्यों लगाया गया, मेन तो ये था, और उत्तर इसमें कोई सा भी नहीं दिया गया था। इसके बाद में 78 में, वर्तमान में मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया जाता है। वर्तमान में मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो थोड़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए मैं बोल देता हूँ, और जो मेन उत्तर होगा ना वही बता देंगे हम। देखिए पहले में दिया है व्यवहार, और ये मेन टॉपिक क्या है अपना, वर्तमान में मनोविज्ञान को कैसे परिभाषित किया जाता है, यानी वर्तमान में मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है। तो पहले दिए व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। एक बार फिर देखिए, व्यवहार और मानसिक क्रियाओं का विज्ञान है। दूसरा दिया है मन का विज्ञान है। तीसरा दिया है मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। एक बार फिर देखिए, मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान है। और चौथा दिया है प्रेरणा, भावना, व्यक्तित्व, समायोजन एवं असामान्यताओं का अध्ययन है। तो कौन सा राइट होगा इसमें,
इसमें जो है ना, इसमें ऑप्शन में दिया था ना पहला, वो राइट माना गया है। तो इसमें इसका नाम है व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान। व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का विज्ञान। तो इस प्रकार बिल्कुल राइट है, आधुनिक परिभाषा के रूप में यही जाना जाता है। और उसके बाद में एनाटॉमी का क्वेश्चन आएगा, चाहे वो एक क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक क्वेश्चन में बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मैंने पहले बता रखा है, एनाटॉमी वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी या किन्सियोलॉजी या स्पोर्ट मेडिसिन के अगर बीच में क्वेश्चन आ गए तो चाहे क्वेश्चन तो एक रहेगा वो, लेकिन उसमें आपको बहुत सारी चीजें मतलब समझने को मिलेगी। तो 79 में नंबर पर देखिए, किन रक्त कणिकाओं से एंटीबॉडीज स्रावित होता है? किन रक्त कणिकाओं से एंटीबॉडी स्रावित होता है? एंटीबॉडी स्रावित होता है। अब कहने का तो एक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझने को मिलेगी। तो इसमें दिया है पहला इओसिनोफिल्स, फिल्स कहा जाता है इसको, इओसिनोफिल्स। दूसरा दिया है मोनोसाइट, मोनोसाइट। तीसरा दिया है लिम्फोसाइट, और चौथा दिया है न्यूट्रोफिल्स, तो ये देखिए, ये सब रक्त कणिकाएं हैं ये। और ये जो रक्त कणिकाएं ये किसका प्रकार है? WBC का। तो देखिए इसमें बहुत अच्छी चीज इसमें आपको समझ में आएगी, किन रक्त कणिकाओं से एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। अब एंटीबॉडीज क्या होते हैं? इनका अर्थ होता है प्रतिरक्षी। एंटीबॉडीज का हिंदी का अर्थ क्या है? प्रतिरक्षी। तो ये प्रतिरक्षियों का जो निर्माण होता है हमारे शरीर में, हम कई बार सुना होगा आपने इम्यूनिटी पावर या रोग प्रतिरोधक क्षमता। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, कोरोना काल में बहुत से चाहे इस वायरस के संपर्क में आ गए, लेकिन उनके कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या था? उनके अंदर पर्याप्त रूप से एंटीबॉडी क्षमता मौजूद थी, यानी प्रतिरक्षी जो क्षमता थी वो थी, यानी इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में इस क्षमता में कमी होती है वो बार बार बीमार होता है, जिसके अंदर एक पर्याप्त मात्रा में होती बीमार नहीं होता है या कम बीमार पड़ता है। इसके बाद देखिए एंटीबॉडी है क्या? ये है प्रतिरक्षी प्रोटीन। प्रोटीन को दो कार्यों से ग्रहण किया जाता है। हमारे भोजन में संतुलित जो आहार है ना, उसका प्रमुख अवयव है एक प्रकार से। कौन? प्रोटीन। तो प्रोटीन से दो तीन कार्य प्रमुख होते हैं। एक तो होती है टूट फूट की मरम्मत। दूसरी होती है वृद्धि में सहायक होता है, इसलिए बच्चों को क्या है? प्रोटीन युक्त आहार दिया जाता है। और तीसरा होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, अर्थात एंटीबॉडीज का निर्माण। ये प्रमुख कार्य हैं ये। तो अगर बच्चों में प्रोटीन की कमी हो तो वृद्धि कम हो जाती है। हमारे शरीर में टूट फूट की जो मरम्मत होती है अंदरूनी कोशिकाओं में या घावों में, तो वो प्रतिरक्षी प्रोटीन के कारण होती है।
और एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। ये इस प्रकार से ये प्रोटीन के कार्य एक तरह से देखा जाए तो ये तीनों। अब देखते हैं हम कि जो प्रोटीन होते हैं ये, तो ये मतलब किसमें ज्यादा उपस्थित रहते हैं, इओसिनोफिल्स में, मोनोसाइट में, लिम्फोसाइट में, ये सब किसका प्रकार है, डब्ल्यूबीसी का। हमारे शरीर में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई जाती है। हमारे शरीर में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं पाई। एक साल कौन सा क्वेश्चन आ गया था, मतलब आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, यानी लाल रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम क्या होता है। इस टाइप की क्वेश्चन आप चक्कर पड़ जाता है। देखो नंबर 1 में आरबीसी, नंबर 2 में डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी का समझ लो, रेड ब्लड सेल, अर्थात इनको रक्ताणु कहते हैं, रक्ताणु। और दूसरा नाम क्या होता है इनका, इनका नाम, एक और नाम जो किस नाम से जानी जाती है आरबीसी, मतलब ये नाम सुना होगा आपने। और डब्ल्यूबीसी किस नाम से, इसका नाम है श्वेताणु, और ये बिंबाणु। ये तो हिंदी के नाम है, लेकिन इनके अंग्रेजी के नाम, तो इनको किस नाम से कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स अंग्रेजी का नाम है, तो ये बताना था एरिथ्रोसाइट्स। दूसरा ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, और तीसरा प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स। तो ये 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं, मेन नाम ये रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है आपके पीटे एग्जाम में या कोई से भी इसमें, तो ये अंग्रेजी में ज्यादा पूछे जाते हैं, मतलब ये नाम, ये हिंदी में इंग्लिश के नाम एक तरह से ये तो नाम याद है ये। अब हम चलते हैं डब्ल्यूबीसी, क्योंकि ये जो है ना डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। तो डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं 2 प्रकार की होती है मुख्यतः, यानी 2 भागों में विभाजित किया है। तो कणिका में, यानी इसको कहते हैं ग्रेनुलोसाइट्स, और ये दूसरी होती है कणिकाहीन, यानी इसको कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स, जैसे यूं कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरी ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ये 3 प्रकार की होती है। ये पहली इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल्स। दूसरी होती है एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स। तीसरी होती है न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। ये तो अंग्रेजी के नाम है, क्योंकि इनके नाम जो आ रहे हैं, देखो इओसिनोफिल्स, ये आ गया इओसिनोफिल्स, है ना। बाकी ये दूसरे के प्रकार है। तो देखिए इसका एक और नाम, इसका नाम है क्षारीय रंजक, क्षारीय रंजक, जे यहाँ पर रंजक। ये दूसरी होती है एसिडो, एसिडो का मतलब होता है अम्ल, तो अम्लीय रंजक। और ये न्यूट्रोफिल्स, अर्थात न्यूट्रो का मतलब होता है उदासीन रंजक। यानी ये विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा अभिरंजित हो जाती है, यानी रक्त को स्लाइड पर डाल करके इनमें विशेष प्रकार के केमिकल्स डाले जाते हैं। तो ये एक केमिकल का नाम है इओसिन, जो अगर साइंस के होंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। इओसिन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो लाल रंग का होता है। तो इओसिन की 1-2 बूंद डाल करके उसको गर्म करके फिर स्लाइड पे देखते हैं माइक्रोस्कोप में, तो फिर स्पष्ट दिखाई दे जाती है। तो ये इसका नाम किस लिए हुआ है, क्षारीय रंजकाणु। क्षारीय रंजकाणु इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे क्षारीय जो रंजक होता है ना, इओसिन, उसके द्वारा ये अभिरंजित हो जाती है।
एसिडोफिल्स ये होता है मेथिलीन ब्लू नाम का एक क्या होता है अम्लीय पदार्थ होता है, मेथिलीन ब्लू, मेथिलीन ब्लू नाम का एक पदार्थ होता है, इसके द्वारा अभिरंजित हो जाती है। और ये न्यूट्रोफिल्स क्या है, दोनों की बराबर मात्रा मिला करके और इसको इन रक्त कणिकाओं पर डाली जाए, यानी कि ब्लड पे मतलब डाली जाए रक्त पर, तो ये दिखाई दे जाएगी। तो ये दोनों का हो गया ना, अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो क्या बनता है, उदासीन हो जाता है, मतलब माध्यम, इसलिए ये न्यूट्रोफिल्स कहलाती है। तो इतने सारी जानकारी उपलब्ध है। अब खने को तो हम सोच रहे हैं ना पेपर, पुराना पेपर जो है ना 2022 का सोल्व करा रहे हैं, लेकिन जो स्टडी कर ली जिसने एक बार इस चैनल पर, तो उसको समझ आ गई कितनी सारी जानकारी मिल रही है। तो इस प्रकार से याद रखिए, तीनों रक्त कणिकाओं का नाम हो गया। इसमें ये कौन सी कणिका में क्या पढ़ रहे हैं हम, WBC का प्रकार। इसके बाद चलते हैं हम इस पे। एक ग्रेन्युलोसाइट्स ये दो प्रकार की होती है, यानी ये भी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 में तो मोनोसाइट, मोनोसाइट इसका हिंदी का नाम है एक केंद्र काणु, एक केंद्र काणु। और जो दूसरी है वो होती है लसीकाणु, नंबर 2 में लसीकाणु, अंग्रेजी का नाम है इनका लिम्फोसाइट, तो ये देखिए ये सब अलग अलग कार्य इनका। तो मेन पूछा है एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करते हैं, सबका अलग अलग कार्य, क्योंकि समझा कि फिर टाइम हो जाएगा। तो सबसे इसमें प्रमुख कौन सा आएगा, ये आएगा उत्तर लसीकाणु। तो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज कौन से, देखिए एल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन, ये क्या है, प्रतिरक्षी प्रोटीन है एंटीबॉडी। और भी है एक इसमें छूट गया, एल्ब्यूमिन। तो हमारे शरीर में देखा जाए तो दो मुख्य है, और वैसे देखा जाए तो चार हो गए। देखो ये तो सेपरेट एक है, तो 2 3 4 मुख्य प्रतिरक्षी पिंड होते हैं। और इससे देखें तो दो प्रकार एल्ब्यूमिन, और क्योंकि पूरा एक ही माना जाता है ना, अल्फा बीटा गामा ग्लोब्यूलिन, ये तो प्रतिरक्षी प्रोटीन है ये। तो इनका निर्माण कौन करती है, ये करती है लसीकाणु, यानी कि लिम्फोसाइट, जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से क्या करते हैं, ये सुरक्षा करते हैं। ये जो लसीकाणु होते हैं लिम्फोसाइट, ये भी दो प्रकार के होते हैं। यहां पर बता देता हूं समझा करके। लिम्फोसाइट्स ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं बी लिम्फोसाइट, और एक होता है टी लिम्फोसाइट, कौन, लिम्फोसाइट्स, यानी लसीकाणु दो प्रकार के। एक तो है बी लिम्फोसाइट और एक है टी लिम्फोसाइट। याद रखिए इनका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। रक्त कणिकाओं निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में होता है, याद रखना आप ये। कुछ रक्त कणिकाएं मतलब जैसे यकृत में बनती है, भ्रूणावस्था में क्या होती है, लिवर यकृत में बनती है, बाद में अस्थि मज्जा में बनती है। तो ये जब बनती है दोनों, यानी लिम्फोसाइट जब प्रारंभ में अस्थि मज्जा में बनेगी तो अपरिपक्व अवस्था में रहती है। इसलिए कुछ लिम्फोसाइट तो जो पक्षियों में पाए जाते हैं, एक तरह से वर्षा समकक्ष अंग। तो कुछ लिम्फोसाइट के क्या बताया मैंने, अपरिपक्व अवस्था में रहते हैं, जब अस्थि मज्जा में बनते हैं तो परिपक्व होने के लिए कहाँ जाते हैं, ये वर्षा समकक्ष अंग में जाते हैं ये। और नाम क्या रहा है, ब आ रहा है ना, वर्षा समकक्ष, इसलिए इनका नाम क्या हुआ, बी लिम्फोसाइट। और कुछ जो होते हैं लिम्फोसाइट्स वो कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं थाइमस ग्रंथि में, थाइमस ग्रंथि में जाते हैं ये। तो थाइमस ग्रंथि में जाकर के फिर परिपक्व होकर फिर कार्यशील बनते हैं। तो थाइमस का ऐसा नाम ना, थाइमस तो टी से, इसलिए इनका नाम टी लिम्फोसाइट है। इस प्रकार से ये जानकारी थी। और लास्ट क्वेश्चन है अभी एक,
नंबर 80। इसमें रक्त डोपिंग, ये स्पोर्ट मेडिसिन का एक तरह से रक्त डोपिंग। एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोपोइटिन के साथ एक प्रदर्शन में एक खिलाड़ी प्रदर्शन में किस प्रकार, एक खिलाड़ी प्रदर्शन में किस प्रकार सुधार लाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भी। तो पहला दिया है रक्त को ठंडा करके, दूसरा है रक्त का प्रवाह तेज करके, और उसके बाद में रक्त को पतला करके, तीसरा रक्त को पतला करके, और चौथा है रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की मात्रा बढ़ाकर, यानी आरबीसी की मात्रा बढ़ाकर, रक्त में आरबीसी की मात्रा बढ़ाकर। तो कौन सा राइट होगा? तो अपने आप पता लग जाता है। केस स्टडी, रक्त डोपिंग एरिथ्रोपोइटिन के साथ एक खिलाड़ी प्रदर्शन में किस प्रकार सुधार लाता है। अब चक्कर कहाँ पड़ा होगा आपके, एरिथ्रोपोइटिन क्या है। तो एरिथ्रोपोइटिन एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है ये? हार्मोन, जो किसके द्वारा, वृक्क किडनी के द्वारा स्रावित होता है ये। तो इस हार्मोन का कार्य क्या होता है प्रमुख, अभी बोलते हुए उत्तर आ जाएगा आपका। इस प्रमुख ये जो हार्मोन है ना एरिथ्रोपोइटिन, तो ये वृक्क द्वारा यानी किडनी द्वारा स्रावित होता है। और जो अस्थि मज्जा रहता है, अस्थि मज्जा, उसको उत्प्रेरित करता है। काय के लिए? आरबीसी निर्माण के लिए। काय के लिए? आरबीसी निर्माण के लिए। तो आप समझ गए होंगे, रक्त में आरबीसी की मात्रा बढ़ा करके। तो याद रखना, एरिथ्रोपोइटिन जो है रक्त डोपिंग करते हैं तो उस समय क्या है, एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन उत्तेजित होता है। और ये हार्मोन उत्तेजित होने के कारण अस्थि मज्जा को फिर क्या करता है, उत्प्रेरित, जिसके कारण आरबीसी का निर्माण अधिक होता है और एक प्रकार से स्फूर्ति बनती है फिर। तो इस प्रकार से जो है इसमें उत्तर क्या होगा, रक्त में आरबीसी की मात्रा बढ़ा करके। तो इस प्रकार से ये थी, और आप स्टडी करते रहिए। रीड मच, थिंक मोर एवं टाल क्लेश। बाकी कल स्टडी करेंगे।